करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको बच्चों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बताया था, WPA 1972 अगर आपको याद हो। और इस WPA 1972 में मैंने बोला था इसी के तहत ही आपके नेशनल पार्क एस्टेब्लिश होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसी के अंतर्गत एस्टेब्लिश होती है। कंजर्वेशन रिजर्व की बात की थी मैंने, कम्युनिटी रिजर्व की बात की थी, याद है आपको? याद होगा ये। तो नेशनल पार्क आप ऑलरेडी कर चुके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप ऑलरेडी कर चुके, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की हम बात करते हैं। ठीक है। तो देखो 1972 वाला जो एक्ट है ना बच्चा, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। जैसे 1982 में हुआ, 1991 में हुआ, 1993 में हुआ, 2002 में हुए, 2006 में हुए, और लेटेस्ट मैंने आपको 2022 वाला भी बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो कंपैरिजन था, अगर आपको याद हो, याद है? तो 2002 में संशोधन हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और वो संशोधन 2003 से लागू हुए थे। देखो एक्ट में संशोधन कब हुआ? 2002 में, और वो संशोधन के प्रावधान कब से लागू हुए? 2003 से। उसमें बोला गया कि हम कंजर्वेशन रिजर्व, है ना, संरक्षण रिजर्व का कंसेप्ट आया वहां से बच्चा, कंजर्वेशन रिजर्व। अब इस कंजर्वेशन रिजर्व में क्या कहानी हुई? तो बोले राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार के अधीन, ये मान के चलो बहुत सारी क्या होगी बच्चा, बहुत सारे क्षेत्र होंगे। राज्य सरकार है या यूटी है आपका केंद्र शासित प्रदेश, उनके पास काफी जमीन है भाई, आपको पता है जमीन अल्टीमेटली स्टेट का मैटर है। तो अगर वो राज्य सरकार अगर चाहे तो अपनी किसी जमीन को किसमें कन्वर्ट कर सकती है? उसको संरक्षण रिजर्व का दर्जा दे सकती है। संरक्षण रिजर्व का दर्जा देने का मतलब वही क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जैव विविधता की रक्षा करना, ये सारे प्रोविजन है। और एट द सेम टाइम उन क्षेत्रों में जो भी लोकल कम्युनिटीज रह रही है उनके अधिकारों को भी सुरक्षित करना। बोलो, बताओ, बात आई समझ में? तो ये क्या है? सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा संरक्षण रिजर्व, है ना, कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट है बच्चा, याद रखना, है ना, स्टेट गवर्नमेंट, जिनका उद्देश्य उस क्षेत्र के टोटल जो पूरा वहां का लैंडस्केप है, भूदृश्य, जैव विविधता, जीवों के आवास की सुरक्षा है, जीवों के आवास की सुरक्षा। यह नेशनल पार्क व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहां के आसपास के क्षेत्र होते हैं बच्चा। इनका प्रबंधन कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटीज के द्वारा, है ना, मैनेजमेंट कमेटी राज्य सरकार एस्टैब्लिश करेगी बच्चे, इसको कमेटीज के द्वारा किया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, उदाहरण बंकापुर, बंकापुर, है ना, पिकॉक कंजर्वेशन रिजर्व है बच्चा। ये कहां पे है? ये है कर्नाटक में। ओके, एक और है ब्यास कंजर्वेशन, ब्यास रिवर कंजर्वेशन रिजर्व है बच्चा, पिकॉक, पीईए सीओसी के, मोर वाला, है ना, ब्यास नदी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, आदि। ये बच्चा इसलिए बनाए गए। बताओ किसी का कोई डाउट है इस पे? किसी का कोई डाउट है? बोलो। सामुदायिक रिजर्व है बच्चा, ये कम्युनिटी रिजर्व। ये भी किसमें आया बच्चा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो संशोधन हुआ था साल 2002 में, संशोधन 2002, वहीं से आया। ये भी कम्युनिटी रिजर्व भी वहीं से आया। ओके, तो इसमें क्या करते हैं बच्चा? इसमें क्या है? सरकार द्वारा सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि, कम्युनिटी लैंड जिसको आप बोलते हो, कम्युनिटी लैंड का पता है क्या आपको? व्हाट इज कम्युनिटी लैंड? या निजी भूमि को कॉमरे का, कॉमरे घोषित किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है, बशर्ते निजी जमीन या सामुदायिक जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले इसकी अनुमति प्रदान करें। भाई जैसे कम्युनिटी लैंड बताता हूं मैं, सामुदायिक भूमि क्या होती है? गांव में देखा है ना बच्चा, पंचायत की जमीन होती है गांव के अंदर, पंचायत की कोई जमीन है, ओके, नहर के किनारे या नदी के किनारे उसकी जो जमीन है, ओके, कोई चरागाह भूमि है गांव की, चरागाह भूमि है जो सभी की है, किसी एक की नहीं है। ओके, ये तो आपकी क्या है? ये कम्युनिटी लैंड बोला जाता है। तो अगर किसी कम्युनिटी लैंड को अगर आप चाहो तो कम्युनिटी रिजर्व में क्या किया जा सकता है? घोषित किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत साल 2002 में हुआ संशोधन, लागू हुआ ये संशोधन 2003 से।
बशर्ते सपोज करो मेरी कोई जमीन है बच्चा, मेरे पास कोई जमीन है, मेरे पास 50 बीघा जमीन है और मैं चाहता हूं कि उसमें जंगल डेवलप हो, है ना, जंगल के जीव रहे, वहां की जैव विविधता सुरक्षित रहे, लेकिन वो जमीन प्राइवेट ओनर कौन है उसका, मैं हूं। मैं अगर अपनी परमिशन दे दूंगा, होते हैं बच्चा कुछ ऐसे अमीर अमीर लोग होते हैं, उनके पास काफी जमीनें हैं, तो उसको डेवलप किया जा सकता है। तो ये क्या है, कॉमरे ऐसे घोषित होते हैं बच्चा, कॉमरे। बताओ, तो यह कॉमरे किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या कॉनरे में के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, मतलब इससे बाहर है ये, मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व की बाउंड्री के अंदर नहीं है ये, उससे बाहर का है। ओके, इसका प्रबंधन कॉमरे प्रबंधन कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। वही गांव के लोग होंगे, प्रधान होगा गांव का, ये मान लो जिसकी वो जमीन है, सपोज करो कोई प्राइवेट मेरी जमीन थी और मैं उसको कॉमरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो उसके मैनेजमेंट में मेरा रोल होगा। ठीक है, ये वाली बात होगी। उदाहरण देख लो बच्चा, ऐसे आपने कुछ उदाहरण, ललवान, ललवान कॉमरे है बच्चा पंजाब के अंदर, गोगाबील है बिहार के अंदर, गोगाबील है ना, कॉमरे, ये बच्चा बिहार में ऐसे घोषित किए जा रहे हैं ना आदि। बोलो किसी को कोई डाउट? लिखने की जरूरत, वो आपकी मानसिक क्षमता कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। फिर एक है बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है बच्चा, कैंपा एक्ट है ना, एक्ट जब हम कर रहे थे भारत के अंदर, एक्ट कर रहे थे 1972 वाला, 1986 वाला, 2002 वाला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी किया हमने, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी किया, एनजीटी भी हमने किया था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट और है जिसको हम बोलते हैं कैंपा 2016, है ना। कैंपा की फुल फॉर्म है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है बच्चा, ये क्या है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है, ये नाम लिख देता हूं मैं इसको, कंपनसेशन एफॉरेस्ट्री फंड एक्ट है, समझाऊंगा इसको आराम से, ठीक है। और इसी के तहत एक अथॉरिटी है बच्चा, एक अथॉरिटी है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। काफी बड़ा नाम है, लेकिन मैं आपको इसको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कमेटी। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल में ललवान, LALWAN, ललवान कॉमरे है बच्चा पंजाब के अंदर, और गोगाबील है बिहार में, है ना, गोगाबील है बिहार में। ठीक है, सपोज करो ये कोई क्षेत्र था, है ना, ये बिहार राज्य है, ये मान के चलो दिस इज बिहार, बिहार का ही मैप है। बिहार में यहाँ पे काफी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट लैंड है बच्चा बिहार के अंदर, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु इस फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं। ओके, ये कोई फॉरेस्ट एरिया है बच्चा। अब सरकार को पता चला, है ना, सरकार क्या बोलती है, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट प्लेयर आया, अब वो बोले यार हमें यहाँ से यहाँ पे हमें कोई सड़क बनानी है, ओके, यहाँ पे हमें कोई उद्योग स्थापित करना है, ओके, यहाँ पे किसी खान का पता चला खनन करना है, तो आप क्या करोगे, आपने बोला यार इस जंगल को काटा जाए, है ना, इस जंगल को क्या करेंगे, इस जंगल को कट करते हैं, कट 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 कर दो इस जंगल को, और क्या बोलेंगे भाई ये जंगल तो आपने कट कर दिया, लेकिन जंगल को कट करने के बाद बड़ी समस्या क्या होगी, आपको पता है कोई भी पारितंत्र, है ना, कोई भी ऐसा फॉरेस्ट एरिया बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विस दे रहा था, तो ये जो फॉरेस्ट था बच्चा, ये जो फॉरेस्ट लैंड थी, बहुत सी पारिस्थितिकीय सेवाएं दे रही थी, बहुत सी पारिस्थितिकीय सेवाएं दे रही थी, सेवाएं प्रदान कर रही थी। ठीक है, आपको याद है पारिस्थितिकीय सेवा, इकोलॉजिकल सर्विस, रेगुलेशन सर्विस, प्रोविजनिंग सर्विस, सपोर्टिंग सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज, 4 प्रकार की सेवाएं मैंने आपको बताई थी। तो जब आप इस जंगल को कट कर दे रहे हो, जंगल को कट करके आपने सड़क बना दी, इंडस्ट्री बना दी, कोई कॉलोनी बना दी, कुछ और कर रहे हो आप वहां पे, तो भैया इस फॉरेस्ट ने, आपने फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन किया। तो इसका क्या किया गया कि जब भी आप इस जंगल को कट कर रहे हो, आपने यहां जंगल कट किया, तो अगर कहीं यहां पे कोई खाली जमीन है, कोई खाली जमीन है, तो जंगल कट करने वाले को यहां नया जंगल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नया जंगल डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वनीकरण करना पड़ेगा। यहां पे आपने क्या करा, यहां पे आपने निर्वनीकरण करा, निर्वनीकरण किया। इस निर्वनीकरण का मतलब जितना बड़ा जंगल ये था, आपको इतना ही जंगल कहीं और खाली जमीन पे डेवलप करना होगा। इसी को हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का मतलब वनीकरण, एफॉरेस्टेशन, दिस इज वनीकरण। बताओ बच्चों, बात आई समझ में आपको, ये पॉइंट समझ में आया, बताइए बच्चों। अब से लड़ने में मदद कर रहा था, ऑक्सीजन के लेवल को अच्छा मेंटेन किया हुआ था, यानी कि आप सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने इस जंगल को यहां से काट के यहां नया जंगल लगा दिया, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इस नए जंगल को ग्रो होने में टाइम लगेगा, है ना, हो सकता है 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, तो किसी नई जमीन पे जंगल उगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये जंगल जो अपनी सेवाएं दे रहा था, उन सेवाओं का कोई ना कोई तो क्या होगा, आर्थिक मूल्य होगा। तो इन पारिस्थितिकीय सेवाओं का क्या है,
कोई ना कोई आर्थिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है बच्चा, ठीक है। क्या है इनका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी, मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। अब इस मॉनेटरी वैल्यू को हमने बोला है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बताओ, बात आई समझ में? नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं बच्चे इसको। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का इसका कैलकुलेशन का एक सरकारी मेथड है ना, वैज्ञानिकों ने इसके कैलकुलेशन का मेथड डेवलप किया है, कैलकुलेशन मेथड है, आपको उसमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं। और उस कैलकुलेशन मेथड से हमें यह पता चला कि सामान्यतः देश में कहीं भी जंगल काट के वहां पे अगर आप सड़क बना रहे हो, उद्योग बना रहे हो, तो पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर है ना, हेक्टेयर, हेक्टेयर 5 लाख से 11 लाख कीमत है बच्चा। मतलब अगर किसी ने 1 हेक्टेयर जंगल काटा तो देश के अलग अलग हिस्सों में उसकी कीमत है। भाई कहीं का पारितंत्र काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, तरह तरह के जीव रहते हैं, तो उस जंगल, और वो जंगल बहुत सारी रेगुलेशन, रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग और कल्चरल सर्विस दे रहा है, अगर उस जंगल का बड़ा महत्व है वहां पे तो उसका पैसा ज्यादा लगेगा। लेकिन ओवरऑल देश में जो रेंज है 5 लाख से 11 लाख प्रति हेक्टेयर भुगतान करना होता है, तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है बच्चा। अब ये जो पैसा जाता है, ये जो पैसा जाएगा, देश में इतने सारे जंगल कट रहे हैं, वो सारा पैसा कहां जाएगा? इस फंड में जाएगा, कैंपा फंड के नाम से, कैंपा फंड में जाएगा ये पैसा, समझ गए? तो देश के जंगलों को काटने से है ना, हमें कहीं नया जंगल डेवलप करना है, और वो जो पैसा है उस पैसे को एक फंड में डालेंगे ताकि उस पैसे का कहीं दुरुपयोग ना हो। और ये प्रावधान किया गया कि कैंपा फंड में जो पैसा आया है ना, हजारों करोड़ रुपए है बच्चा अभी कैंपा फंड के अंदर, मतलब अराउंड 45-48 हजार करोड़ या 50 हजार करोड़ के आसपास रुपए पड़े होंगे इस फंड के अंदर। पहले इस फंड का दुरुपयोग हो जाता था, जंगल काट के पैसा आया, सरकार ने कहीं और इस्तेमाल कर लिया, है ना, ऐसा नहीं करना है ना, सरकार अपने राजनीतिक रैलियों में इस्तेमाल कर रही है, कहीं और इस्तेमाल कर लिया। जब से ये कैंपा एक्ट आया और ये कैंपा फंड बना, इस फंड के अंदर ये क्लोज डाल दिया गया कि कैंपा फंड के अंदर जो पैसा आया है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यावरणीय कार्यों के लिए ही खर्च किया जाएगा, वनीकरण कार्यों के लिए ही खर्च किया जाएगा। अब बड़ी समस्या क्या आ गई है, सरकार के पास बच्चा है ना, अभी 2-3 साल पहले हर साल सुप्रीम कोर्ट या किसी ना किसी का गाइडलाइन आती रहती है कि सरकारों के पास कैंपा फंड में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही सरकार। समझ गए कितनी बुरी हालत है? जंगल तो कट गए, नए जंगल नहीं बन रहे। आर यू गेटिंग? ये पैसा इस्तेमाल करने का आइडिया ही नहीं है, सरकार कर ही नहीं पा रही, कैसे करेगी? आपने बोला ये जंगल काटो, नई जमीन पे लगा दो, ये प्राइवेट सेक्टर वाला ये तो अपना पैसा देके चला गया। अगर कोई सपोज करो प्राइवेट सेक्टर ने 100 हेक्टेयर जमीन ली, 100 हेक्टेयर जमीन ली, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए था, जंगल लिया, 100 हेक्टेयर की जमीन मतलब फॉरेस्ट ले लिया, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला था, समझने की कोशिश करना। एक हेक्टेयर का कीमत कितना मान के चलो, 10 लाख मान के चलो, 100 हेक्टेयर का कीमत कितना हो गया? 100 गुना 10 लाख कितना हो गया? 1000 लाख रुपए हो गए। तो ये करोड़ रुपए आ गए बच्चा, करोड़ रुपए आ गए। अब ये निजी क्षेत्र वाले को तो मिल गई जमीन, ये पैसा चला गया कैंपा फंड में, कहीं खाली जमीन ही नहीं मिल रही, खाली जमीन नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। तो जंगल कटेंगे, नई जमीनें अवेलेबल नहीं है, तो वहां नया जंगल कैसे बनेगा? तो कैंपा फंड के साथ बड़ी समस्या क्या है, पहले ये जो पैसा आता था, ये पहले पैसा सरकार कहीं और इस्तेमाल कर लेती थी, क्योंकि पहले भी पैसा आता था, ऐसे नहीं था कि पहले जंगल काट के कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन बाद में कैंपा फंड बना दिया, यार नहीं डेडिकेटेड एफर्ट्स करेंगे। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि आपने बोला नया जंगल बनाएंगे, है ना, नए जंगल से नए क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, मृदा का संरक्षण होगा, जैव विविधता का संरक्षण होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब एक और बड़ी समस्या क्या है, आपने जंगल काटा इस क्षेत्र का, समझो आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, क्या किसी भी पूरे बिहार का क्लाइमेट एक जैसा है? पूरे बिहार में एक जैसी बरसात होती है? पूरे बिहार की एक जैसी मिट्टी है? और हर जगह मिट्टी की क्वालिटी एक जैसी है? हर जगह नदियां बहती है? हर जगह ग्राउंड वाटर लेवल है या नहीं है? नहीं। तो बहुत सारे आलोचकों का कहना यह है कि आपने इस जंगल को काट के नई जगह खाली जमीन पे बोला, तो बोला भैया इस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ अलग होंगे, जीव जंतु अलग होंगे, आपने इस क्षेत्र में ग्रो कर रहे हैं, इस क्षेत्र में वो बायोडाइवर्सिटी हो या ना हो, उस क्षेत्र में ऐसे पेड़ उगेंगे या नहीं उगेंगे। तो अल्टीमेटली इकोलॉजी को खतरा है, अल्टीमेटली क्या है, इकोलॉजी को खतरा है। तो ये पूरा कैंपा का प्रोविजन है बच्चा, बोलो समझ में आया कैंपा आपको? नहीं बताइए बच्चा, बोलो, कोई कैंपा वाला पूरा आइडिया समझ में आ गया आपको? किसी भी तरीके से परिवार को सर्वाइव करा ले, कोई नौकरी के लोगों को समझ है नहीं, को देखो वहां 13 साल की लड़की, सरकार को पता है ये पढ़े लिखे लोग, है ना, जो पढ़े लिख लिया वो नौकरी की, उसमें 10 लाख। इंटरव्यू आ रहा था मार्कंडे काटजू, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई थे, नाम भी सुना होगा आपने, मार्कंडे काटजू, नाम सुना है किसी ने? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, तो उनसे किसी ने पूछा सर आप किसको वोट देते हो? तो उसने बोला मैं किसी को वोट ही नहीं देता। कह रहे क्या? कह रहे आप इतने बड़े पद पे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, और आपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। कह रहे डेमोक्रेसी का मॉडल तो थोपा गया है इंडिया पे, कह रहे इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कह रहे हमें तो सबका पता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी नेता हो, कह रहे वो देश के लिए काम कहाँ कर रहा है? देश के लिए तो झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं, जनता को बरगलाया जा रहा है, और जनता बस उसी में डूबी रहती है, तो मैं किसको वोट दूं? वो साफ बोल रहे, कह रहे ये भी चोर है वो भी चोर है, आपको दो चोरों में से एक चोर को छांटना है, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। कह रहे फिर मैं क्या करूं? कह रहे मैं अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल ही नहीं करता। और कह रहे देश के ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ यही आ रहा है, उनका वोटिंग देने के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड बनता जा रहा है, उनको लगता है सब एक जैसे ही तो है, किसको दे? नोटा पे देने से भी बच्चा कोई इलाज नहीं है, है ना, नोटा देने से, नोटा के अपने चैलेंजेस है ना, नोटा कह रहे हो नन ऑफ दी अबव, उसका भी अपना समस्या है, नोटा से कुछ नहीं होना, क्या क्या होगा, है ना, कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्री फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी,
हाँ, जब तक सही लोगों को सिस्टम में आना होगा। सही इंसान आज सिस्टम में कैसे सर्वाइव करेगा? चलो आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो, है ना, पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो, ईमानदारी से जीवन जिया। आज एक ईमानदार आदमी चुनाव कहाँ लड़ सकता है? आप बताओ। चुनाव में जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इंडिया के चुनाव में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। मैं कोई ईमानदार आदमी हूं, चलो मेरे पास विजन भी है, सब कुछ भी है। मैं अगर चलो चुनाव लड़के आ भी गया, पहली बात तो मैं अकेला में क्या कर लूंगा? ठीक है, इंडिविजुअल के पास कुछ है तो है नहीं। कोई एमएलए फंड है और एमपी फंड है, उससे आप क्या कर लोगे? किसी एक से भी नहीं होगा बच्चा। अब देश के पढ़े लिखे लोगों को या तो उठ के आ गया हो सारे के सारे, और वो कमान उठाए अपने हाथ में, यार नहीं भाई मैं अकेला एमपी एमएलए बन गया, सपोज करो अगर मैं बहुत हिम्मत से बन भी गया तो मेरे अकेले की क्या आवाज है, और मैं निर्दलीय बन के आ भी गया तो मेरे पास एमएलए फंड एमपी फंड, उससे इन सारे मुद्दों का कोई इलाज थोड़ी ना हो रहा है। इन सारे मुद्दों का कोई इलाज नहीं हो रहा। कौन सुन रहा है आवाज अकेले की? बहुमत का पूरा शासन व्यवस्था है। जो है तो है, उसका कोई इलाज नहीं है। मीडिया चैनल है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, वाई चैनल है, जेड चैनल है, तो यहाँ तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म चल रहा है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हवा में उछल रहा है अंबानी। देखो इस तरह की समस्या से कैसे बचा जाए, है ना, इस तरह की समस्याओं से कैसे लड़ा जाए? देश जैसे फंस चुका है, हर कोई आदमी ट्रैप में फंस गया। इलाज क्या है आपके पास? आपने सोचा कभी? क्या इलाज क्या है? आप पॉलिटिकल पार्टीज को रिपीट मत होने दो, सेकंड टर्म में आने ही मत दो। 5 साल काम किया, बदल दो, एटीट्यूड लेके आओ, क्योंकि जिसको आएगा ना वो आएगा और उसको आपने अगले टर्म में बदल दिया, ठीक है, तो उसको खतरा रहेगा, उसको लगेगा यार नहीं अब रहना है तो काम करना होगा, फिर दूसरा आपने जिताया, फिर अगले टर्म में उसको बदलो। यहां पॉलिटिकल पार्टीज को आप फील ही मत होने दो कि इस देश में वंस इन रूल ऑलवेज इन रूल, एक बार देश का कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन गया और 20 साल तक है, मत करो, बदलो आप उसको। उनके अंदर इनसिक्योरिटी लेके आओ, जैसे आपके और हमारे नहीं कर रहे, हो गया। अब स्टडी है, स्टडी से बदलाव कौन लेके आएगा? टीचर। बड़ी जिम्मेदारी है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे। इधर पढ़ रहे हैं, उधर की बात करनी है। मैंने याद करा था, मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था, एक बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो। और मैंने आपको बोला था एक टॉपिक रह गया उसमें बायोडाइवर्सिटी में, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, याद है क्या? ये जैव विविधता को मापने के आपके कुछ क्या है, पैरामीटर्स है बच्चा, है ना, कुछ मेजरमेंट्स है जो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जैव विविधता को मापते हैं, ठीक है। तो जैसे अल्फा डाइवर्सिटी है किसी एक इकोसिस्टम में, किसी एक इकोसिस्टम में पाई जाने वाली जैव विविधता, पाई जाने वाली, पाई जाने वाली जैव विविधता है। भाई आपका कोई एक सिंगल इकोसिस्टम है, ये कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, कोई सिंगल एक्स इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में कितने जीव है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जानवर है, कितने पक्षी है, उसको हमने क्या बोला? अल्फा। ये कहते हैं दो इकोसिस्टम के बीच, दो इकोसिस्टम में पाई जाने वाली जैव विविधता की तुलना करनी है। तो कोई एक एक्स इकोसिस्टम है, एक वाई इकोसिस्टम है, यहां कितनी स्पीसीज है, यहां कितनी है, उनके बीच का कंपैरिजन करना, दिस इज बीटा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या कहती है? बड़े किसी बायोम के विभिन्न पारितंत्रों में पाई जाने वाली जैव विविधता। आपको याद है IPCE2B? याद है IPCE2B? याद है? इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम, 2B में एक बायोम था, एक बायोस्फीयर था। और मैंने क्या बोला था? एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं, तो किसी एक बड़े बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे, उनके अंदर जब हम जैव विविधता को मेजर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा बीटा गामा, याद रहेगा? बताओ, अल्फा बीटा गामा, पाए जाने वाली डाइवर्सिटी को जब आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज गामा बीटा अल्फा। अब कुछ और छोटे छोटे टर्म है बच्चा, जैसे कई बार आपने सुना होगा ग्रीन इकोनॉमी। व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वैसे तो इकोनॉमी में भी पढ़ोगे आप, हरित अर्थव्यवस्था जिसको आप बोलते हो, हरित अर्थव्यवस्था। तो इसकी वैसे तो कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ऐसी मतलब आप अर्थव्यवस्था को इस तरीके से आगे लेके चल रहे हो, एक तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट शामिल हो, है ना, सतत विकास पर आधारित प्लस गरीबी को कम करना। जो अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पे काम करती है उस अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। बोलो। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। वैसे देखो ये कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ है, आपको पता है ना, जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारे बेनिफिट है हमारे। आरपीएससी याद है आपको कि रेगुलेशन सर्विस, प्रोविजनिंग सर्विसेज,
कल्चरल सर्विसेज, रेगुलेशन, रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज। बहुत सारी हमें सुविधाएं मिलती है, सेवाएं मिलती है इकोसिस्टम से और बायोडायवर्सिटी से। तो कह रहे जैव विविधता और इकोसिस्टम से पूरी दुनिया को जो आर्थिक लाभ मिल रहे हैं उनको बताना है टीब का उद्देश्य। समझ गए? तो साल 2007 में शुरू हुई थी पहल, 2007 में शुरू हुई थी, जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन के द्वारा शुरू हुआ था, है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जैव विविधता और एवं पारितंत्र के आर्थिक लाभों से संबंधित है। पूरी दुनिया को बताती है भैया क्यों जरूरी है हमारी इकोसिस्टम, क्यों जरूरी है हमारी बायोडायवर्सिटी। बच्चा जब आपने बोला सतत विकास में समझो बच्चा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच कहता है कि संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल हो कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी होती रहे और भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों के साथ कोई समझौता ना हो। तो उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी लगेगा, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्लीन टेक्नोलॉजी, है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सारे जो कंसेप्ट है सब आएंगे बच्चा इसके अंदर। सतत विकास तभी तो होगा, वरना कैसे होगा? क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी सब आएगा बच्चा उसमें। चांदनी, टीब हो गया ये आपका, दिस इज टीब। कई बार आपने सुना होगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, सुना होगा। व्हाट इज इकोलॉजिकल? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पदछाप। पदछाप क्या है बच्चा? व्हाट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? वैसे तो ये आपको डिटेल्ड नोट्स जो मैंने दिए हैं उसमें सब लिखा हुआ है ना, ये सारे कंसेप्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसमें लिखा हुआ है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है यार? हम बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं ना बच्चा, भाई हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? मानवीय गतिविधियों का इकोसिस्टम पे कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर है। तो ये क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक तरीके से मानवीय गतिविधियों का पारिस्थितिकी पे प्रभाव कितना पड़ रहा है, प्रभाव। तो ये एक तरीके से संसाधनों के लेखांकन का तरीका है, लेखांकन, अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग का तरीका है बच्चा ये। संसाधन अकाउंटिंग का तरीका कैसे? भाई जनसंख्या है, हम बहुत सारी मानवीय गतिविधियां है, कृषि कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, मानवीय गतिविधियां तथा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन बच्चा हमारे पास क्या है? मृदा है ना, वन है, जल है आदि। भाई संसाधन कितने हैं और हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये है। तो अभी क्या है? इंसान का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा का मतलब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जिस हिसाब से हम अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। ईयू का मतलब है बच्चा यूरोपियन यूनियन, है ना, यहां पे यूरोपियन यूनियन। इसकी शुरुआत जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर शुरुआत की थी बच्चा, इसकी एक पहल है यूरोपियन यूनियन। क्या बताना है? वैश्विक पहल है, वैश्विक पहल है बच्चा ये, पूरी दुनिया को इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में बताना। फिर एक टर्म आता है बच्चा, एक टर्म आ रहा है इन दिनों न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है, ग्लोबल स्टॉक टेक, जीएसटी। जीएसटी ग्लोबल स्टॉक टेक है बच्चा ये जीएसटी वाला गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है बच्चा, ग्लोबल स्टॉक टेक। अगर आपको याद हो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, है ना, पेरिस COP21, याद है क्या? पेरिस वाला, पेरिस में जो हुआ था वहां पे हमने क्या बोला था? हर देश अपना आईएनडीसी बता रहा था, एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट थी, याद है आपको? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिया बोला कि मैं 2030 तक ये करूंगा, कार्बन सिंक कितना कर दूंगा, है ना, एमिशन इंटेंसिटी को 45% पे लेके आ जाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हुई थी ना। आई बात समझ में? तो हर देश ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो उनके क्लाइमेट चेंज एक्शन थे, देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कार्रवाइयां थी, जो लड़ने की जलवायु कार्यवाही की समीक्षा है ये, रिव्यू। भाई जैसे इंडिया ने बोला मेरे ये टारगेट है, जर्मनी वाला बोला मैं ये करूंगा, बांग्लादेश वाला बोलेगा ये करूंगा, तो उसका जो आपने किया उसको रिव्यू भी तो कर ले। हाँ भाई साहब आपने जो बोला था आप इतना करोगे, किया या नहीं किया? समझ गए? तो ये उसको रिव्यू करेगा। तो फर्स्ट जो स्टॉक टेक था, है ना, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, ये तो 2021 से 2023 के बीच में हो चुका, हो गया बच्चा ये। अब इसमें बोला गया था कि अब इसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष पे, है ना, प्रत्येक 5 वर्षों पर जीएसटी किया जाएगा, किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? हर 5 साल के बाद हर देश ने क्या बोला, आपने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या किया, आपके प्रयास क्या है, बताओ बताओ। और इन प्रयासों को 3 कैटेगरी पे इवैल्यूएट किया जाएगा, है ना, 3 मानदंडों पे स्टडी किया जाएगा। वही पहला, आपने अनुकूलन के लिए क्या किया,
अनुकूलन। दूसरा बताओ, अनुकूलन के साथ साथ क्या आता था हमेशा? अडेप्टेशन के साथ क्या है बच्चा? मिटिगेशन। मिटिगेशन, न्यूनीकरण। न्यूनीकरण पे आपने क्या किया बताओ? एडेप्टेशन के लिए देशों से पूछेगा, भारत से पूछेगा, बताओ भाई क्या हुआ? मिटिगेशन के लिए आपने क्या किया? और आपने जो नीतियां बनाई थी उन नीतियों के कार्यान्वयन पर प्लस सहयोग, इन तीनों पैरामीटर पे आपके प्रयासों को इवैल्यूएट किया जाएगा। बोलिए। ठीक है, ऑक्टेक जीएसटी अगर आ जाए तो इसको हम याद रखेंगे बच्चा। अब तीन शब्द आप अक्सर और सुनते हो, तीन शब्द आप सुनते हो, सीओपी, सीएमए, सीओपी, सीएमए और सीएमपी। सीएमपी, सीएमए, देखो इसको तो आप जानते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है बच्चा। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो यूएनएफसीसी की होती है, एफसीसीसी, हर साल जो मीटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। सीएमपी क्या है? मीटिंग ऑफ पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? मीटिंग ऑफ पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। समझने की कोशिश करो बच्चा, हर साल होने वाली बैठक को हम क्या बोलते हैं? सीओपी। आपको याद है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल वाली बात हुई थी, है ना, 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल पे जो देशों ने आपस में सहमति व्यक्त की थी, क्योटो प्रोटोकॉल पे अगर कोई भी बातचीत होनी है तो वो किस नाम से होगी? सीएमपी, मीटिंग ऑफ पार्टीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है इसका पूरा नाम। जब आप 2015 में आ गया था कॉप 21, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे हमें बात करनी है तो वो किस नाम से होगी? सीएमए के नाम से होगी। समझ गए आप? अरे भाई जैसे आप सपोज करो दो इंसान है, परी और विश्नोई थी, है ना, परी और विकास, ठीक है। तो परी के और विकास के आपस में क्या मुद्दे थे? परी का मुद्दा क्या क्या था? परी कहती थी जैव विविधता, परी कहती थी भैया मेरा दूसरा मुद्दा क्या है ना, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, ये सारे मुद्दे थे बच्चा। तो जब जैव विविधता पे बात होगी तो अलग मीटिंग होगी, जलवायु परिवर्तन पे बातचीत होगी अलग मीटिंग होगी, मरुस्थलीकरण पे बात होगी तब अलग बात होगी। तो सेम जब आप क्योटो प्रोटोकॉल पे बात कर रहे हो, देश आपस में बैठ रहे हैं, तो उस मीटिंग का नाम है सीएमपी। जब आप पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे बात कर रहे हो उसका नाम है सीएमए, और जब आप हर साल मिल रहे हो उसको हम नाम बोलते हैं सीओपी। तो ये हमारे कुछ कुछ और छोटे छोटे टॉपिक थे, कोई पॉइंट थे जिसपे मैंने आपसे बात की। न्यूज़पेपर में आपको अक्सर ये चर्चा में मिलते हैं बच्चा, इसलिए हमने इन पे भी बात कर ली, कैंपा पे बात कर ली, कॉनरे पे बात कर ली, कॉमरे पे बात कर ली, इन सब पे हमारी बात हो गई। ठीक है, विविध टॉपिक के नाम से ये हमने टॉपिक डिस्कस किए। अब जैसे मैंने बोला, अगर आप अब क्वेश्चन उठा के देखोगे पिछले 12-13 सालों के सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो चले। तो जैसे हमारे अभी तक क्वेश्चन आए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, सारे कंसेप्ट आपको आ गए क्या बच्चा? ये सारे कंसेप्ट आप जान रहे हो क्या है, क्या मतलब है इनका, सबके बारे में पता है। तो सपोज करो समाचारों में कॉमरे चर्चा में था, तो आपको कॉमरे के बारे में पता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। फिर अगर समाचारों में डेजर्ट नेशनल पार्क चर्चा में थे, राजस्थान वाला, तो अब न्यूज़पेपर में जो चर्चा में है, मैंने क्या बोला था, अब बाकी काम आ गया बच्चा करंट अफेयर का। जैसे कावेरी नदी के आसपास संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा था बच्चा वो, ओके। कान्हा नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ये सब के सब। अगस्त मलाइया बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछा, एम स्ट्रिप्स था बच्चा, ये समाचारों में चर्चा में था। कुनो पालपुर वाला समाचारों में चर्चा में था। पापड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब पूछा उस साल, 1-1.5 साल पहले समाचारों में चर्चा में था। अब ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको सबका बैकग्राउंड पता है, तो स्टैटिक वाले तो आपके सारे सॉल्व हो ही जाने हैं। अब मैंने बोला था 12 महीने का, कम से कम 12 महीने का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ना है। और अगर आपको लगता है 12 महीने का तो आप पढ़ लेंगे, सेफ साइड क्या है, मैक्सिमम कितना महीने का पढ़े, तो मैक्सिमम 18 महीने। 18 महीने से पुराना एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा, इतने से ही आ जाता है, ओके। तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए हमने, ओके, इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है, किस राज्य में है, बस इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा देखो, जैसे स्पीसीज है, ये सारी की सारी 100% करंट अफेयर से आई है बच्चा, 100% सारी स्कीम्स करंट अफेयर से। पिछले 1-1.5 सालों में जितनी भी स्पीसीज आपको समाचारों में चर्चा में मिल जाए, न्यूज़पेपर में मिल जाए, हिंदू में मिल जाए, इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाए, मंथली मैगजीन में मिल जाए, वो सारी स्पीसीज काम की है। बस क्या नहीं पढ़ना, कोई छिपकली की स्पीसीज मिल गई आपको काम नहीं, कोई मेंढक की स्पीसीज मिल गई आपकी कोई ज्यादा काम की नहीं है, कोई चिड़िया की छोटी मोटी चिड़िया है उसकी स्पीसीज मिल गई, नहीं, बड़ी बड़ी जो स्पीसीज है आपकी, है ना, क्रोकोडाइल है ना, वेल है, टाइगर है, कछुए है, ऐसी इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है उनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है, ये सारे के सारे बच्चा करंट अफेयर से आए हैं, चाहे ओरांग उटान हो, चाहे इंडियन स्क्वेरल हो, वेगल डांस हो, फ्लाइंग फॉक्स हो, जितनी भी स्पीसीज है ये सारी की सारी करंट अफेयर में चर्चा में थी, ओके। तो 40 क्वेश्चन स्पीसीज पे इस साल तो कोई आया नहीं था, 2025 में यूपीएससी ने यू टर्न लिया। 2024 में 7 से 8 6-7 क्वेश्चन थे स्पीसीज पे, 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, हटा दिया। तो यूपीएससी ऐसा खेल खेलता रहता है बच्चा। फिर जैसे ये आ गए आप, है ना, ये करंट अफेयर में कुछ बहुत सारे चर्चा में रहने वाले संगठन है, जैसे इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप है, तो आपको इन्वेसिव स्पीसीज का कंसेप्ट पता चल गया, समाचारों में चर्चा में था ये इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, तो क्वेश्चन आ गया इसमें, है ना। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, देशों के द्वारा जलवायु कार्रवाइयों को मॉनिटर करने का ये करंट अफेयर में था। एक नया क्लाइमेट ग्रुप बना, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट प्रिंसिपल आपको पता है 1992 से आया, उसी पे बेस्ड ये है।
रामसर कन्वेंशन पे क्वेश्चन है, वेटलैंड के जो रूल्स आए हैं जो मैंने आपको बताए थे 2017 वाला वेटलैंड रूल, फिर 2021 वाला उस पे क्वेश्चन है। फिर ग्लोबल अलायंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये अगेन करंट अफेयर में चर्चा में था, तो करंट अफेयर के भी टॉपिक काफी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, ग्रीन इकोनॉमी आ गया, पेज के ऊपर आ गया। ओके, उसके बाद ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस आ गया, ट्रैफिक जैसे आ गया, आपको मैंने पढ़ा दिया, आईएनडीसी पढ़ा दिया, यूएनसीसीडी पढ़ा दिया, अर्थ समिट पढ़ा दिया, टीप पढ़ लिया, यूएनआरईडीडी प्लस पढ़ लिया आपने, एजेंडा 21 आपने पढ़ लिया, मैक्सिमम चीजें आप मुझसे पढ़ चुके हो। कुछ करंट अफेयर की चीजें है बच्चा, वो 1 साल 1.5 साल में जो है वो आपको करंट अफेयर से ही पूरा होगा। आगे देख लो कुछ और, यूएनएफसीसी कॉप 21 है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन, जब 2015 में बनाई तभी क्वेश्चन आया था, करंट में था। क्लब ऑफ रोम आपको पता है, साइट्स आपको पता है, आईयूसीएन भी पता है। अच्छा, साइट्स को हम वॉशिंगटन एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं बच्चा, वॉशिंगटन के नाम से, वॉशिंगटन साइट्स का जो दूसरा नाम है बच्चा, किस नाम से जान रहे हैं हम साइट्स को? वॉशिंगटन के नाम से भी जानते हैं बच्चा, वॉशिंगटन कन्वेंशन, वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है, रियो 1992 में हुआ था, तो रियो +20 यानी कि 2012 के कोप में क्या हुआ ये पूछा उसने। ग्रीन क्लाइमेट फंड आपको पता है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है, इस पर भी मैंने आपसे चर्चा कर ली थी कि जो वन क्षेत्र है वहां पे किस तरीके से एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। ओके, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल समाचारों में चर्चा में, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड पता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी पता है, वेटलैंड इंटरनेशनल, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट थे, अर्थ आवर समाचारों में चर्चा में रहता है हर साल। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ये उस साल का करंट अफेयर था हिंदू में। रन ऑफ कच्छ पे, लंग ऑफ किडनी ऑफ अर्थ है, नाइट्रोजन साइकिल 2 बार क्वेश्चन है, वेटलैंड और लेक्स पे क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे 2 बार क्वेश्चन है, फास्फोरस साइकिल पे, अपरद पे, इकोसिस्टम कैसे काम करता है उस पे है, सवाना पे क्वेश्चन है, डेजर्ट पे क्वेश्चन है, इकोसिस्टम क्या होता है बताइए, है ना, किस नदी पे कौन सा इकोसिस्टम है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, फूड चेन क्या है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है, इकोलॉजिकल नीश क्या है, इस तरह के क्वेश्चन है आपके बच्चे। ओके, मरकरी का पोल्यूशन क्या है, डब्ल्यूएचओ का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कॉपर की इंडस्ट्री से कौन कौन सा पोल्यूटेंट निकलता है, फर्नेंस ऑयल क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या निकल रहा है, स्टील इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है, माइक्रोबीड्स क्या होते हैं, फसलों को जलाने से क्या निकलता है, केमिकल पेस्टिसाइड है, ये समाचारों में चर्चा में था, कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथियन, उस साल के समाचार में चर्चा में था। एग्रीकल्चर सॉइल और नाइट्रोजन का क्या लेना देना है, सॉलिड इंडस्ट्री क्या है, आप खनन करते हो उससे क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, फ्लाई ऐश क्या है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स क्या है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है, जल किन किन प्रदूषकों से प्रदूषित हो रहा है, एफ्लाटॉक्सिन समाचारों में था इसलिए, ई वेस्ट आप जानते हो, एसिड रेन आपको पता है, फोटोकेमिकल्स में स्मोक आपको पता है। अब वो पूछा च्युइंगम में, च्युइंगम का एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट है, आप च्युइंगम जिसको चबाते हो। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है, बायोफ्यूल पर नेशनल पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 3 बार आ गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट काफी पुराना आया था फिर नहीं आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 3 बार आ गया। ओके, ये इकोनॉमी वाला इसमें आ गया बच्चा, इंडियन पेटेंट एक्ट इकोनॉमी का है ये, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आ गया, कैंपा पे क्वेश्चन आ गया, एनजीटी सीपीआरबी सीपीसीबी पे क्वेश्चन आ गया, गंगा रिवर को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए उस पे क्वेश्चन आ गया, है ना, गाडगिल कस्तूरी रंगन है। ओके, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं बचाने के लिए एनवायरमेंट को, वो क्या है, कुछ ऐसे, कुछ करंट अफेयर वाले, कुछ स्टैटिक वाले, आप देख रहे हो स्टैटिक वाले तो आपको सारे आ ही रहे हैं, जो करंट अफेयर में चर्चा में है बच्चों, करंट में ही आपको पढ़ने होंगे। ओके, कार्बन साइकिल क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां से निकलती है, मीथेन हाइड्रेट क्या है, ठीक है, ये है बच्चा, सब यही आ रहे हैं। कार्बन मार्केट आ गया, फिर जो टेक्नोलॉजी है इन दिनों समाचारों में जो भी टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या पर्यावरणीय मुद्दों को टैकल करने के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये आपका, ठीक है, बायो टॉयलेट्स क्या होते हैं सब समाचारों में चर्चा में है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसार्मामेंट एंड डेवलपमेंट क्या है, किस राज्य ने किस तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया, समाचारों में चर्चा में है बच्चा। नेट मीटरिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है आपकी, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक वाले हमने सारे कर लिए बच्चा, और करंट वाले आपको अब करंट अफेयर का जो मंथली है वो पढ़ना होगा। मेरी टीम से बात हुई थी, उन्होंने बोला सर हम अप्रैल में और मई में आपको करंट अफेयर के सेशंस देंगे, मुझे बोला था उन्होंने। तो अप्रैल में और मई में यूट्यूब के ऊपर हमारे फ्री करंट अफेयर के सेशंस होंगे, जिसमें साल भर का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले ही ध्यान रखो बच्चा, इसका मतलब आप वेट मत करना कि लाइफ वैसा आपको खुद ही बनाना पड़ेगा।